विभिन्न प्रकार के इलास्टिक कांस्टेंटों में क्या संबंध होता है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पहले देख चुके हैं कि हमारे पास 3 प्रकार के इलास्टिक कांस्टेंट हैं। पहला यंग प्रत्यास्थता गुणांक, दूसरा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और तीसरा दृढ़ता गुणांक। ठीक है, तो हमारे पास 3 प्रत्यास्थता गुणांक है। पहला यंग्स मॉड्यूलस, सेकंड बल्क मॉड्यूलस, तीसरा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, या इसे हम शियर मॉड्यूलस भी कहते हैं। इसको हम y या e से प्रदर्शित करते हैं, इसे k से प्रदर्शित करते हैं और इसे c से भी करते हैं, कुछ जगह g से भी करते हैं, कुछ जगह ईटा से भी प्रदर्शित करते हैं। तो ये 3 सिंबल दृढ़ता गुणांक के हैं। पहला यंग प्रत्यास्थता गुणांक, दूसरा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और तीसरा दृढ़ता गुणांक कहलाता है। ठीक है, अब हमें यह पता लगाना है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक और आयतन प्रत्यास्थता गुणांक में क्या संबंध है, या यंग प्रत्यास्थता गुणांक और दृढ़ता गुणांक में क्या संबंध है, या इन तीनों में क्या संबंध है, किस तरह से ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, इस पर हम अभी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यंग्स मॉड्यूलस और बल्क मॉड्यूलस में क्या संबंध है, हम इसकी चर्चा करेंगे। रिलेशन बिटवीन E and K। ठीक, इसमें संबंध स्थापित करने के लिए हम एक स्क्वायर ब्लॉक लेते हैं। किस तरह का ब्लॉक है? पदार्थ है कि ये एक स्क्वायर नेचर का पदार्थ है जिसके स्क्वायर फेस है, अर्थात हमने एक क्यूब ले लिया। क्या ले लिया यहाँ पर? क्यूब। क्यूब मतलब घन, और घन का प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है? वर्गाकार होता है। कैसा होता है? स्क्वायर होता है। जैसे लूडो खेलने वाला डाइस पासा होता है लूडो का, वो किस प्रकार का शेप होती है? उसकी घन के आकार की शेप होती है। माचिस की डिब्बी की किस प्रकार की शेप है? घनाभ, जिसे हम क्यूबॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूबॉइड। ठीक है, तो ये क्यूब शेप का हमने एक पदार्थ लिया, या पदार्थ का एक कण लिया। इसके हमने तीनों दिशाओं में एक्स दिशा में हमने एक बल आरोपित किया F, इसे मान के चलो हमने x लिखा। y दिशा में भी हमने एक बल आरोपित किया Fy, और हमने एक z दिशा में भी हमने बल आरोपित किया Fz। हमने तीनों दिशाओं में बल आरोपित किए। ठीक है, जिसके कारण इसके डायमेंशंस अर्थात विमाओं में कुछ परिवर्तन होगा, अर्थात इसमें विकृति आएगी। ठीक है, Fx बल के कारण मान के चलो इस पदार्थ के अंदर सिग्मा x प्रतिबल उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? सिग्मा x प्रतिबल उत्पन्न हुआ। Fy बल के कारण सिग्मा y प्रतिबल उत्पन्न हुआ।
और एफ जेड के कारण सिग्मा जेड प्रतिबल उत्पन्न हुआ। तो हम यहां पर दो बातों को लेकर के चल रहे हैं। पहली बात ये कि जो हमारा पदार्थ है, हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत कर रहे हैं ताकि हम हुक्स के नियम का पालन कर सकें, क्योंकि हुक का नियम केवल प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत ही कार्य करता है। तो पहली बात हमने क्या कहा कि हमारा पदार्थ के ऊपर जो कुछ भी क्रियाएं हो रही हैं, जो कुछ भी कार्यक्रम हो रहा है, वो सभी हुक्स के नियम के अंतर्गत हो रहा है, अर्थात प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत हो रहा है। तो सबसे पहली बात क्या चीज है कि मतलब जो भी प्रोसेस है वो अंडरगॉन इलास्टिक लिमिट। पहली बात क्या हो रही है कि अब जो कुछ भी इस पर क्रियाक्रम हो रहे हैं वो सब प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत हो रहे हैं। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि इस पदार्थ की सभी दिशाओं में जो पदार्थ के गुण हैं वो समान हैं। सभी दिशाओं में पदार्थ के गुण का समान का क्या मतलब है? जैसे घनत्व है इसका, तो घनत्व सभी दिशाओं में सभी जगह पर क्या है? समान है। ठीक है। दृढ़ता है तो दृढ़ता भी सभी दिशाओं में इसकी क्या है? समान है। प्रत्यास्थता है तो इसकी प्रत्यास्थता भी सभी दिशाओं में कैसी है? समान है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह के हम पदार्थ को जिसकी सभी दिशाओं में गुण कैसे होते हैं? समान होते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि हमारा जो पदार्थ है वो आइसोट्रोपिक पदार्थ है। कैसा है? मटेरियल हैज आइसोट्रोपिक इन नेचर कहते हैं। और जो पदार्थ नहीं व्यवहार करते हैं इस तरह से, तो उन पदार्थों को हम एनाइसोट्रोपिक पदार्थ कहते हैं, मटेरियल कहते हैं। ये दोनों बात समझ में आ रही है? मान के चलिए तो इसका लगेगा कि इसकी सभी दिशाओं में जो प्रत्यास्थता गुणांक होगा वो क्या होगा? समान होगा। क्या होगा? तो तीसरी बात हमने ये लिखी कि लेट माना E is the elastic constant and K is the bulk modulus of the material। इलास्टिक कांस्टेंट किसके होते हैं? हमेशा पदार्थ के होते हैं, पदार्थ के आकार या आकृति के नहीं होते हैं। इलास्टिक कांस्टेंट स्टील का होगा, स्टील की रॉड और या स्टील की प्लेट का। ऐसा नहीं कहेंगे जैसे एक स्टील की रॉड बना दी, एक स्टील की हमने प्लेट बना दी, तो क्या दोनों के इलास्टिक कांस्टेंट भिन्न भिन्न हो जाएंगे? नहीं, दोनों के इलास्टिक कांस्टेंट समान रहेंगे। क्यों? क्योंकि इलास्टिक कांस्टेंट किसका है? पदार्थ का है, पदार्थ से बने हुए सामान का नहीं है। समझ में आ रही है? जैसे घनत्व किसका होता है? पदार्थ का होता है, पदार्थ के बने हुए सामान का नहीं होता है। ठीक है। अंडरस्टैंड? ये बात समझ में आ रही है? तीनों बातें। पहली बात है क्या है कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है वो सब इलास्टिक लिमिट के अंदर हो रहा है। दूसरी बात क्या है कि इस पदार्थ के जो भी गुण हैं वो सभी दिशाओं में समान व्यवहार करते हैं। तीसरी बात क्या मानी हमने कि मान चलो इस पदार्थ का इलास्टिक कांस्टेंट E और बल्क मॉडुलस K है, जैसा कि हमने यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि प्रत्येक दिशा में इसकी विकृति क्या निकल। तो लेट नाउ वी कैलकुलेट स्ट्रेन in each direction। हम क्या निकाल रहे हैं? हम प्रत्येक दिशा में विकृति ज्ञात करना चाहते हैं कि इसकी प्रत्येक दिशा मतलब x दिशा में क्या विकृति होगी, y दिशा में क्या विकृति होगी,
और z दिशा में क्या विकृति होगी, हम ये बात चेक करना चाहते हैं। यदि हम इन बातों को चेक करना चाहते हैं तो हमने इसके पिछले लेक्चर में ये बताया था कि जनरलाइज्ड जो हुक्स लॉ है वो प्रत्येक दिशा में क्या निकालता है, विकृति निकालता है। तो हमने एप्सिलॉन एक्स कैलकुलेट किया था, क्या किया था, ये बात याद आ रही है? खोल के देखी थी किताब या नहीं देखी थी किताब अपनी? क्यों भाई माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा एक्स ओवर ई माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा जेड ओवर ई और एप्सिलॉन जेड इज इक्वल टू सिग्मा जेड ओवर ई माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा एक्स ओवर ई माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा वाई ओवर ई। ठीक है, यहां पर म्यू क्या चीज है, पॉइजन रेशियो। ठीक है, पदार्थ के लिए पॉइजन रेशियो की वैल्यू म्यू है। तो यदि हम इन तीनों समीकरणों को आपस में जोड़ दें, समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड और समीकरण थर्ड, यदि हम इन तीनों समीकरणों को आपस में जोड़ते हैं तो आफ्टर एडिशन वी कैन गेट एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड। ये तो उल्टे हाथ की तरफ का हो गया। सीधे हाथ की तरफ का देखें तो ये सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड बटे ई पहले पहले धन धन वाले और बाकी सारे ऋण वाले हमने ले लें तो माइनस ट्वाइस म्यू कॉमन आ जाएगा और अंदर भी ही बचेगा। दो म्यू को कॉमन ले लिया, देखो एक माइनस का म्यू सिग्मा वाई बट्टे ई यहाँ पर है और एक माइनस का म्यू सिग्मा वाई बट्टे ई यहाँ पर है, तो दो हो गए। एक माइनस का सिग्मा एक्स अपॉन ई यहाँ पर है, एक माइनस का सिग्मा एक्स अपॉन ई यहाँ पर है, ये दो हो गए। एक माइनस का सिग्मा जेड अपॉन ई यहाँ पर है, एक माइनस का सिग्मा जेड अपॉन ई यहाँ पर है, दो ये हो गए। तो सभी से हमने दो दो क्या ले लिए, कॉमन ले लिए। चलो नीचे वाली राय लिखेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड डिवाइडेड बाई ई और एक ब्रैकेट में 1 माइनस 2 म्यू। और इधर एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड। तो यह एक जनरल समीकरण बन करके आता है। ठीक है, चूंकि हमने क्यूब माना है अपने पार्टिकल को, मटेरियल पार्टिकल को हमने क्यूब माना है, तो उसका क्षेत्रफल क्या है, सभी फलकों का समान है। यदि आरोपित होने वाला बल भी यदि समान हो जाए तो उत्पन्न होने वाली प्रतिबल भी अर्थात स्ट्रेस भी क्या हो जाएंगी, जो कि सब जगह एफ बटा आई और एफ बटा ए ही आएगा। तो जब प्रतिबल समान हो जाएंगी तो मान के चलिए, लेट सपोज मान लिया कि यदि एफ एक्स और एफ वाई और एफ जेड यदि ये तीनों आपस में इक्वल हैं और ये बराबर किसके है, यदि एफ की है, तब सिग्मा एक्स बराबर सिग्मा वाई प्लस बराबर सिग्मा जेड और ये बराबर किसके हो जाएगा, सिग्मा के हो जाएगा। किसी भी पदार्थ के अंदर हमने ये देखा था कि तीनों दिशाओं में होने वाली विकृति का योग उसकी आयतनात्मक विकृति के बराबर होता है,
शनिवार को ये बात कराई थी। और हम इस बात को भी जानते हैं कि भाई एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड ये बराबर आयतनात्मक विकृति अर्थात एप्सिलॉन वी के। तो यहां से हम इस बात को लिखें कि एप्सिलॉन वी तो इधर हो गया, इधर हम देखें तो इधर हो जाएगा 3 सिग्मा अपॉन ई हो जाएगा 1 माइनस 2 म्यू। ई को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं और आयतनात्मक विकृति को राइट हैंड साइड में ले जाएं। तो नॉर्मल स्ट्रेस अर्थात अविलंब प्रतिबल डिवाइडेड बाय आयतनात्मक विकृति ये क्या होता है? अविलंब प्रतिबल बटे आयतनात्मक विकृति कौन सा कांस्टेंट होगा? ये हमने 3 तरह की बात बताई थी। ये सिंपल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन है, ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन वी और ये वाला टाउ अपॉन पाई, ये 3 बताई थी बातें। तो ये क्या बना? ये आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक। तो क्या बन गया फॉर्मूला? E इज इक्वल टू 3 K 1 माइनस